नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चूंकि बिहार में भूमि सर्वे का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, तो इसमें आप सभी को वंशावली की अत्यधिक आवश्यकता है। तो वंशावली को लेकर के काफ़ी भ्रम है, दुविधा है और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम सारे कुछ क्लियर करने वाले हैं। हम बताएंगे कि वंशावली क्या है, वंशावली के उद्देश्य क्या हैं, वंशावली हेतु आवेदन कहाँ से प्राप्त करें, कैसे भरें, किन से आपको संपर्क करना है वंशावली बनवाने हेतु, और वंशावली जो बनवाएंगे आप तो उसमें आप अपने परिवार के जो आपकी बुआ हैं, बहन है, बेटी हैं, उनका उसमें नाम अंकन हुआ अथवा नहीं। यदि आप नहीं अंकन करते हैं उन महिलाओं का नाम, तो फिर क्या भविष्य में खतरा हो सकता है? क्या यदि अंकन कर देंगे तो आपका पूर्वजों का जो संपत्ति है उसमें उनका हक हो ही जाएगा? तो ये सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं वंशावली का, तो चूंकि हम अभी जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं वह उद्देश्य हमारा है भूमि सर्वे का, कि पूर्वजों का हमारा जो जमीन है वो हमारे नाम से हो जाए, चूंकि हम उसका वारिस हैं। तो आपको जो वंशावली बनाने हैं उसमें जो आप डायग्राम बनाएंगे वो आप वहां से शुरू करेंगे जिनके नाम से वास्तविक में संपत्ति है। आपके पूर्वजों के किसी भी व्यक्ति के नाम से, चाहे आपका दादा हो, दादी हो, परदादी हो या उनसे भी पहले का जो भी हो, कट्ठा 2 कट्ठा भी जमीन है तो वहां से आप आरंभ करेंगे। और आप अंत कहां करेंगे? तो अभी जो जीवित पीढ़ी है और जिनके नाम से आपका वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है और आपके पूर्वजों का जमीन है उसका खाता खुलवाना है, जिनके नाम से वो करवाने हैं, वहां आप जाकर के स्टॉप कर देंगे। तो यह जो है आपको इस प्रकार से वंशावली बनाने हैं। वंशावली एक वंश वृक्ष है, वृक्ष की भांति है कि जड़ से प्रारंभ होगा, वहां से टहनियाँ जो है निकलते चलेंगे, परदादा, दादा, पिता, चाचा, उसके बाद आप लोग, उसके बाद आपके पुत्र, यदि पुत्रों का नाम डायरेक्ट आप दर्ज करा देना चाहते हैं कि हमारे नाम से नहीं, हमारे पुत्रों के नाम से, भतीजों के नाम से ही जो है खाता खुल जाए, तो वहां तक आप जाकर के अंत करेंगे। अब है कि आवेदन आपको कहाँ प्राप्त होंगे? तो आवेदन आसपास के जो कैफे होंगे वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे आवेदन का फॉर्मेट तो ऑनलाइन है, वो प्रिंट आउट करके आपको दे देगा। 4 पेज का है और उसमें बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक बातें भरनी नहीं है। आपका जो है मुख्यालय का नाम भरना है और कौन आवेदन करना है, आवेदनकर्ता का नाम भरना है, उसका पति या पिता का नाम भरना है और एज वगैरह भरना है, आधार कार्ड उसके साथ लगा देने हैं और उसके उपरांत सारे एड्रेस जो आधार कार्ड में आपका है वो आपको भर देना है, मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद जो है उसमें आपके गांव से ही 4 गवाह होंगे, तो चारों गवाह का नाम होगा, आधार नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका मोबाइल नंबर उसमें अंकित होगा, ताकि वो जो है सरकार को पता चल सके कि नहीं, ये आपके गांव के ही हैं, समाज के ही हैं और ये वेरीफाइड करते हैं कि आप जिनका आप वंशावली जो बना रहे हैं, जिसका वारिस आप बता रहे हैं, वो वास्तव में आप हैं और वंशावली जो वंश वृक्ष बनाए हैं वो सही है, इसमें किसी का नाम छूटा हुआ नहीं है, कोई धोखाधड़ी आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके उपरांत आपको जो है शपथ पत्र इसको देना है, कोर्ट से एफिडेविट भी आपको करवाना है ना। उसमें आपको आपका पंच से, वार्ड सदस्य से, मुखिया से, आंगनबाड़ी सेविका से, आपको चौकीदार से जो है सिग्नेचर करा करके आपको सरपंच साहब को देना है। सरपंच साहब उसको वेरीफाइड करेंगे, सचिव का उस पर सिग्नेचर होगा और उसके बाद जो है वंशावली बन करके तैयार होगा। हालांकि इसमें एक और नियम है कि सरपंच चूंकि पूरे पंचायत के होते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर सभी को वो जानते नहीं हैं। हो सकता है कि सारे का सिग्नेचर जो है वो गलत हो, उसके बावजूद भी किसी को आपत्ति हो, तो जिस गांव का वो होता है तो उस गांव के चौक चौराहा पर जाकर के वो एक चिपकाते हैं इश्तिहार टाइप के कि ये दिया गया है और इसमें किसी को आपत्ति है तो आप दर्ज कर सकते हैं। यदि थोड़ा दिन इंतजार करेंगे, यदि कोई आपत्ति नहीं होगा तो फिर उसको वेरीफाइड करके वो वंशावली बन करके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपका किया जाएगा। पहले इतना तामझाम नहीं था, अब ऐसा किया गया इसलिए कि बहुत सारे लफड़े आ रहे थे। वंशावली गलत सलत तरीके से मुखिया से सिग्नेचर के आधार पर बनवा लिया जाता था, मुखिया को अपने इसमें पक्ष में लेकर के पैसा दे करके, या फिर मुखिया के जो नज़दीकी थे तो उनको जो है धोखाधड़ी करके अगला से हक मारी करने के मकसद से, मंशा से जो है वो सारा की पूर्वजों का हक तुम्हारा ही हो जाए, उसका वंशावली में डालो ही नहीं। या फिर बहुत है जो दूसरे जगह चले गए हैं, उनके संपत्ति को जोत कोड़ रहा है उसका भाई या चाचा, तो वो चाहता है कि वो तो बाहर है, वो संपत्ति वहाँ पे अपना बना रखा है, वो कमा रहा है अच्छा से, उसका सारा संपत्ति हम ही हड़प ले। तो इस प्रकार से किया जा रहा था। पूर्व के जो वंशावली जितने बनते थे उसमें 99% यह देखा जाता था कि किसी बुआ का, बहन का, बेटी का, किसी का नाम अंकन ही नहीं है और बाद में समस्या होती थी।
हो सकता है किसी बहन को आवश्यकता हो पिता के या माँ के जो संपत्ति है उसमें, और वंशावली में उसका नाम ही नहीं है, सारा संपत्ति जो है वो हड़प लिया उसका भाई या चाचा। तो इसलिए जो है इस प्रकार से किए गए कि सभी का, महिला पुरुष सभी का नाम अंकन होने चाहिए, जो भी वारिस हैं पूर्वजों का उन सारों का अंकन होना चाहिए। और इतने लोगों को इसलिए इसमें सम्मिलित किया गया कि आप कितने के साथ धोखा करेंगे, कितनों को अपने पक्ष में करेंगे, कितने आपसे आपके पक्ष में हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपका फोल्ड पकड़ा ही जाएगा। इसलिए इतना बड़ा जो है प्रक्रिया बना दिया गया है। ये तो हो गए। उसके बाद है कि अब वंशावली जो है वह जो बन रहा है तो उसमें अब बहुत सारा भ्रामकता फैला दी गई है। यदि आप वंशावली में बुआ का, बहन का, बेटी का नाम अंकन कर देंगे तो आप रूपी जो है आपके पूर्वजों का, आपके दादा परदादा पिता का जो संपत्ति है उसमें से हिस्सेदारी उनका हो जाएगा। तो यह एक गलतफहमी है, भ्रम है, भ्रामकता है। इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। यदि आपका बुआ, बहन, बेटी, यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार किए हों, अच्छा ताल्लुकात हों, अच्छे संबंध हो, तो कौन चाहता है कि अपने भाई का जो संपत्ति है, अपना भतीजा को जो संपत्ति है उसमें वह जाकर के टांग अड़ाए? ऐसा तो होगा ही नहीं। यदि कोई भी महिला अपने मायके में जाकर के अपने भाई और भतीजा के संपत्ति में अपना हिस्सेदारी हक जमाता है तो उसको पता है कि हम यदि वहाँ वैसा करते हैं तो फिर हमारे अपने ससुराल में भी हमारे जो है बुआ सास होंगे, उनके जो ननद होंगे या फिर उनकी जो बेटी होने वाली है या जहाँ जाएगी तो वो फिर आकर के यहाँ हक जमाएंगे, यहाँ हक हिस्सेदारी का बात करेंगे। तो इसलिए सामान्य तौर पर एक नैतिकता और सामाजिकता है, मानवता है कि हमारी जो बुआ होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं, वो आमतौर पर अपने पिता माँ के संपत्ति में हिस्सेदारी या हक नहीं जमाती है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। 100% गाँव में एकाध जो है ऐसा मिलेंगे जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। हालांकि उनका वो संवैधानिक अधिकार है, वो ले सकते हैं, लेकिन नैतिकता, सामाजिकता, मानवता के आधार पर ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको छिटपुट तरीके से इस प्रकार के केसेस मिलेंगे। अब इसलिए सरकार जो है इसमें एक अनिवार्य और बाध्य कर दिया है कि आप यदि वंशावली बनाएंगे, वंश वृक्ष तैयार करेंगे तो उसमें आपका दादा हो गए, परदादा हो गए, जहाँ से आप प्रारंभ कर रहे हैं तो आपका परदादा के कितने पुत्र पुत्रियाँ थी वो सारे अंकित करने हैं। उसके बाद आपके जो है दादा के कितने पुत्र पुत्रियां हैं उनको अंकित करना है। आपके पिता के जितने भी पुत्र पुत्रियां उनको अंकित करना है। आपके जितने पुत्र पुत्रियां हैं उनको अंकित करना है। यदि आप अगला पीढ़ी तक ले जाना चाहते हैं तो आप अपने सीमा में रखना चाहते हैं तो फिर आप अपने सारे भाइयों का, बहनों का नाम अंकित करेंगे। मतलब साफ है कि जो वंशावली तैयार होगा उसमें पुरुषों के साथ साथ उस घर के जो महिला वारिस हैं, चाहे बुआ हो, बहन हो, बेटी हो, तो उनका भी उसमें नाम अंकन होना चाहिए। अब है कि इसमें भ्रामकता है कि आप रूपी उसको हिस्सेदारी मिल जाएगा। कानूनतः ऐसा नहीं है कि आप रूपी उसको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा आप रूपी? जब चाहती ही नहीं है वो तो अपने आप सरकार बोलेगी ना तू लेबे करो, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अब है कि भविष्य में कोई खतरा आपका ना हो, तो इसलिए सरकार, मैंने बताया कि सारे समस्याओं का समाधान है और सभी का वैकल्पिक व्यवस्था बनाया गया है। तो आपको करना क्या है कि भविष्य में उसके जो भी आपका बुआ, बहन, बेटी होंगी उसके तरफ से कोई दावा पेश न किया जा सके, उस हेतु आप एकदम सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने संपत्ति को अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, तो आपको उनसे एनओसी ले लेना है। आपके बुआ हैं उनसे भी एनओसी लेना है, आपकी बहन है उनसे भी एनओसी लेना है। यदि आप अगला पीढ़ी तक ले जाने हैं तो अपने बेटी से भी एनओसी लेना है। यानी कि जो महिला वारिस हैं उनसे आपको एनओसी ले लेना है। और एनओसी जो आप लेंगे वो एक शपथ पत्र होगा और वो मजिस्ट्रेट लेवल से जाकर के कोर्ट से आपको बनवाने पड़ेंगे। यानी कि आपको बुआ, बहन या बेटी तक यदि आप जाना चाहते हैं तो उनका जो है जाकर के कोर्ट में हाजिर होकर के और उनको कहना पड़ेगा कि नहीं से हम जो है अपने परदादा, दादा, पिता की जो संपत्ति है या भाई की जो संपत्ति है तो उसमें हम हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते हैं। हम जो है इनको, अपने भाई भतीजा को जो भी है तो उनको हम अपने पूर्वजों का जो संपत्ति है उसमें उनको हम पूर्णतः छूट देते हैं कि वो अपना हक हिस्सा ले ले, अपने भाई भतीजा में बांट ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं चाहते हैं। इस प्रकार का एनओसी जो है आप बनवा लेंगे, अवश्य ही इस पर ध्यान रखना है। अब देखिए, यदि आप वंशावली में अपने महिला वारिसों का नाम अंकन नहीं करते हैं और आप जो है गलती से धोखाधड़ी कर अंधकार में रख करके आप वंशावली बना भी लेते हैं और बन भी जाता है आपका, और आप दावा भी पेश कर देते हैं, आप उसको लगा करके जमीन सर्वे करा रहे होते हैं या कर लेते हैं, तो भविष्य में आपको खतरा है। उसमें होगा क्या कि यदि वो महिला वारिस जो है यदि आपत्ति दर्ज करती है तो फिर धोखाधड़ी का केस आप पे दर्ज हो जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, सर्वे होने के दरमियान भी और सर्वे के बाद भी। तो इसलिए इस सब से बचने हेतु आपको ईमानदारी पूर्वक जो है सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको अनुरूप आपको वंशावली बनाना है, चोरी छिपे नहीं।
अंधकार में नहीं रख करके, धोखाधड़ी में नहीं डाल करके, धोखेवश नहीं, पूरे जितना भी पुरुष महिला वारिस है सभी का अंकन करना है। और उसमें जो है जो महिला वारिस हैं उसे आपको एनओसी प्राप्त कर लेने हैं और उसके बाद आप जो है आगे की प्रक्रिया अपनाएं, तब जाकर के आपका पूरा संपत्ति सुरक्षित होगा यदि भविष्य में कोई खतरा नहीं चाहते हैं तो इस हेतु आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे समाज जो ऐसा बनाया हुआ है कि इसमें आमतौर पर जो है सामान्यतः नैतिकता, मानवता के आधार पर, इंसानियत के नाते, भाईचारा के नाते एक पारिवारिक संबंध ऐसा होता है कि महिलाएं जो है वो अपने भाई भतीजा के संपत्ति से वो नहीं अपना हक हिस्सा लेते हैं। इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से कागजाती कार्रवाई करें, उनसे वंशावली में उनका नाम अंकन करें, उनसे आप एनओसी ले लें, अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें और उसके बाद आगे सर्वे में आप हिस्सा लें। मैं बार बार कह रहा हूं कि घबराना नहीं है सर्वे से। जो भी कागजात मांगे जा रहे हैं, आप कागजात को पूरी तरह से आप व्यवस्थित कर ले, उसके बाद सर्वे में हिस्सा ले। आधा अधूरे कागजात के साथ या आधे अधूरे जानकारी के साथ आप सर्वे में भाग न ले, अन्यथा की स्थिति में आपको भविष्य में बहुत बड़ा लफड़ा चपड़ा में पड़ना पड़ेगा। इसलिए आप पूरी तरह से संतुष्ट हो ले, सारे कागजात व्यवस्थित कर ले, सही सही आवेदन भर ले, सही सही पूरे आप जमीन जायदाद के बारे में जानकारी हासिल कर ले, पूरा जानकारी जुटा ले, तभी जाकर के आप इसमें सम्मिलित हों। अन्यथा की स्थिति में आपको भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वंशावली को लेकर के आपको जो मन मस्तिष्क में जो भी दुविधाएं थी वो सारे आप खत्म हो जाएंगे। और यदि कुछ और दुविधा वंशावली को लेकर के हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं, उसका समाधान हम देने का प्रयास करेंगे।